हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास है हिंदी ग्रामर का और हिंदी ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार। नाम सुने होंगे आप लोग, अलंकार। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें, या आप दरोगा की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट वीडियो। कि सबसे पहले जानेंगे अलंकार का अर्थ क्या होता है। जो अलंकार है इसका शाब्दिक अर्थ आखिर है क्या, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आभूषण या गहना, यानी ये भी जानना जरूरी है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आभूषण होता है या गहना होता है। यानी आभूषण कौन पहनते हैं, तो महिलाएं पहनती है, गहना भी महिलाएं पहनती है। क्यों पहनती है, आखिर वो पहनने के पीछे क्या रीजन है, ताकि वो सुंदर लगे, यानी अपने शोभा को बढ़ाने के लिए वो आभूषण को पहनती है। ठीक उसी तरह हिंदी में, यानी कह सकते हैं काव्यों में, इनकी ज़रूरत पड़ी ताकि वो काव्यों की सुंदरता को बढ़ाई जाए, उनकी शोभा को बढ़ाई जाए। यानी शोभा को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, अलंकार का प्रयोग किया गया। वही बतलाया गया है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना होता है। यानी कविता में यानी कविता या काव्यों में इनकी शोभा को बढ़ाने के लिए, यानी इनको सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया गया। यानी जिन तत्वों का प्रयोग किया गया इनकी शोभा को बढ़ाने के लिए, वही तत्व, वही शब्द क्या कहलाए, तो अलंकार कहलाए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वो यहाँ तक। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है या गहना होता है, जिसका उपयोग किस लिए किए जाते हैं, तो कविताओं की शोभा को बढ़ाने के लिए, यानी उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। यानी समझ सकते हैं कि महिलाएं क्यों पहनती है जेवर जेवरात, गहना क्यों पहनती है, ताकि वो सुंदर दिखे। ठीक उसी प्रकार से कविताओं में भी इनका यूज किया गया ताकि कविता भी सुंदर दिखे, यानी कविता की शोभा को बढ़ाई जाए। ये थे अलंकार। अब जानते हैं कि जो अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए अलंकार के यहाँ पे 3 भेद बतलाए गए हैं। सबसे पहला क्या है, तो शब्द अलंकार, यानी शब्द से बना है शब्द अलंकार। यानी कह सकते हैं जहाँ कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो, यानी कविता में किसी भी वर्ड के माध्यम से, वर्ड के द्वारा उनके अर्थ को चमत्कार, यानी उनके शोभा को बढ़ा दिया जाता है, उनके अर्थ को यहाँ पे बदल दिया जाता है, उनके अर्थ को यहाँ पे विशेष कर दिया जाता है, उसे कहा गया है शब्द अलंकार। यानी शब्द के माध्यम से किया गया तो क्या हुए, वो शब्द अलंकार हुए। सेकंड क्या है, तो अर्थालंकार, यानी अर्थ के माध्यम से, यानी किसी भी कविता में अर्थ के माध्यम से उनको चमत्कार करना, उनकी शोभा बढ़ाना कहलाया क्या, तो अर्थालंकार कहलाए। अगला क्या, उभया अलंकार। उभया मतलब होता है जिसमें दोनों के दोनों शामिल हो, यानी अर्थ और शब्द दोनों उसमें शामिल होते हैं, दोनों के माध्यम से उनकी विशेषता बतलाई गई, उनकी शोभा बढ़ाई गई, उन्हीं को बोला गया है क्या, तो उभया अलंकार कहा गया। अब हम लोग सभी को एक एक करके जानेंगे कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार हैं, अर्थालंकार के कितने हैं, उभयालंकार के कितने हैं। जो इम्पोर्टेंट है उससे आज हम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। चलिए आगे देखते हैं अब शब्द अलंकार के बारे में। देखिए शब्द अलंकार के यहाँ पे कुछ प्रकार बतलाए गए हैं, उस प्रकार को जान लेते हैं। यानी शब्द अलंकार के यहाँ पे मुख्य रूप से 5 प्रकार बतलाए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ पे बतलाया गया है। 5 टाइप्स के यहाँ पे हुए। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये 5 प्रकार के बतलाए गए हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत, यानी उनके पार्ट्स हुए। अब सभी को हम लोग एक एक करके जानते हैं कि क्या इनके मीनिंग होते हैं, कहाँ पे इनकी यूज की जाती है। इसलिए वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें। देखिए
अगला क्या है, अनुप्रास अलंकार के बारे में। देखिए क्या बतलाया गया है अनुप्रास अलंकार के बारे में, जहाँ वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कहने का मतलब है किसी भी कविता के एक पार्ट्स में एक ही वर्ण को बार बार रिपीट किया गया हो, बार बार उसी वर्ड को यूज किया गया हो, उसी अक्षर को यूज किया गया हो, उसी को बोलते हैं क्या, तो अनुप्रास अलंकार कहा गया। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें क्या है, रघु में भी र है, राघव में भी र है, राजा में भी र है और राम में भी र है। यानी सभी में क्या है, तो र की यहाँ पे क्या पुनरुक्ति हो रही है, यानी बार बार इसकी क्या यूज किया जा रहा है, इसको दो, यानी कह सकते हैं कि एक ही यहाँ पे वर्ण है रा, उसको बार बार यूज किया गया है, इसी को बोला गया है क्या, तो अनुप्रास अलंकार कहा गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, चारू चंद की चंचल किरणें। देखिए इसमें भी च है, च है, च है। इस टाइप से कह सकते हैं कि जिस वर्ड में यानी जिस शब्द में यानी जिस पोएम में एक ही वर्ण को बार बार रिपीट किया गया है उसी को क्या कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये फर्स्ट था, समझ में आ गया कि जहाँ पे एक ही वर्ण को यानी एक ही अक्षर को बार बार रिपीट किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, तो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। बहुत ईजी था। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यमक अलंकार। ये क्या है, यमक बहुत ईजी है, देखते चलिए आगे आगे क्या होता है इसमें। यमक में क्या है कि जहाँ काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार किंतु अर्थ अलग अलग हो उसका यमक अलंकार कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी भी काव्यांश में किसी भी कविता में एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा वर्ड आते हैं और दोनों का क्या कह सकते हैं, दोनों वर्ड एक होते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, तो अलग अलग होते हैं। यानी एक ही शब्द दो बार आता है, यानी एक ही सेंटेंस में एक वर्ड को एक शब्द को दो बार या दो से ज़्यादा बार उसका उपयोग किया गया है, यूज किया गया है, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, जो समझते हैं अर्थ भी अलग होता है। शब्द एक हुए लेकिन अर्थ क्या हुए, तो अलग हुए। यानी एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड को दो बार यूज किया गया, यानी वर्ड कितने हैं, एक हैं, यूज किए गए हैं दो बार, तो उनके अर्थ भी क्या हुए, दो हुए। समझते हैं एग्जाम्पल से, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए यहाँ पे सजना सजना दो बार आया है, दोनों का अर्थ दोनों एक ही वर्ड है, सजना और सजना, लेकिन दोनों का क्या अर्थ एक है, सजना है मुझे सजना के लिए। यानी यहाँ पे सजना का अर्थ क्या हुआ, जिसको कह सकते हैं श्रृंगार करना बोल सकते हैं, यानी श्रृंगार करना यानी सजना, सजना संभलना बोलने के ये क्या है, सजना। सजना कहते हैं किसे, यानी अपने प्रियतम के लिए कह सकते हैं, यानी किसके लिए सज रही है, तो प्रियतम के लिए। यानी यहाँ पे एक ही वर्ड है सजना लेकिन दो बार यूज किए गए हैं और दोनों का अर्थ भी क्या है, तो अलग अलग हो गए। एक सजना क्या हुआ, तो संभलना सजना, और दूसरा क्या हुआ, तो अपने प्रियतम के बारे में बोल रही है, यानी सजना है मुझे सजना के लिए। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, ये काली घटा का घमंड घटा, इसका क्या अर्थ हुआ, काली घटा का घमंड घटा। ये घटा का अर्थ क्या हुआ, तो बादल, यानी काली बादल का घमंड घटा। ये घटना का अर्थ क्या हुआ, तो कम हो जाना। एक ही वर्ड यहाँ पे है घटा, ये भी घटा है, एक ही वर्ड है, दो बार यूज किए गए हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक अर्थ घटा का अर्थ क्या हुआ, तो बादल हुए, और सेकंड घटा का क्या हुआ, तो कम होना, यानी बोलते हैं ना घट गया, उसका मतलब कम हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि एक ही वर्ड को दो बार यूज किया गया और दोनों यूज किए गए वर्ड में अलग अलग अर्थ निकले। एक था काली घटा यानी काला बादल का घमंड घटा, यानी काला बादल का घमंड क्या हो गया, तो कम हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल से, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है।
देखिए एक बेर का मतलब से जो फल होता है बेर वो होता है, और सेकंड क्या है, बेर मतलब बोलते ना है कि 3 बार खाती है, यानी टाइम को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है बेर से, यानी 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यानी एक बेर क्या हुआ तो समय को बतलाया गया है, और सेकंड बेर को क्या बतलाया गया है तो यहाँ पे एक फल को बतलाया गया है। यानी एक बेर क्या हुआ 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यानी यहाँ पे 3 बार वो खाती थी, या बोल सकते हैं कि 3 बेर जो फल वाला होता है बेर वो खाती थी और 3 बार खाती थी, यानी एक ही वर्ड है बेर, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो गया, एक यहाँ पे फल का बोध कर रहा है बेर, एक कर रहा है यहाँ पे समय का बोध। समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगला है सलेस अलंकार। इस सलेस अलंकार क्या है देखिए समझिए। देखिए जहाँ कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हो वहाँ सलेस अलंकार का यूज किया जाता है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ क्या हुए तो अलग अलग हो जाते हैं। उसके पहले वाले में क्या था कि शब्द एक थे लेकिन अर्थ अलग अलग था, लेकिन यहाँ भी उसी तरह से बनाया गया है कि जहाँ कविता में एक शब्द के अनेक अर्थ जुड़े होते हैं। देखिए क्या है, मांगन को देख पट देत बार बार। देखिए जो मांगने आया था उसको देखकर पट, पट के यहाँ पे देखिए 2 मीनिंग निकल रहा है, ध्यान दीजिए। पट, पट मीन्स क्या होता है, दरवाजा भी होता है और क्या होता है तो वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है। यानी मांगन को देख पट देत बार बार, यानी मांगने आया है उसका, यानी यहाँ पे अर्थ ये निकल रहा है कि जो मांगने आया उसको देखकर जो कपड़ा है यानी वस्त्र उसको बार बार दे रहे हैं, ये भी अर्थ निकल सकता है। और ये भी अर्थ निकल सकता है कि मांगने वाले को देखकर पट माने दरवाजा को बार बार बंद कर दिया गया, यानी एक ही पट था लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या निकले तो 2 अर्थ निकल गए। एक पट का अर्थ निकला वस्त्र और इसी पट का अर्थ क्या निकल जाता है तो दरवाजा, यानी एक ही पट में 2 मीनिंग छुपे हुए थे, एक था दरवाजा एक था वस्त्र। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। देखिए जीवन के यहाँ पे भी 2 मीनिंग बतलाया जा रहा है। जीवन मतलब क्या है, यानी पानी को ही बोला गया है जीवन देने के लिए। क्या बोलते हैं, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, यानी जीवन कहने का मतलब यहाँ पे अपने प्राण के बारे में बोल रहा है भी, और यहाँ पे पानी के बारे में, पानी के बारे में बतलाया जा रहा है, यानी 2 मीनिंग यहाँ पे निकल रहे हैं। यानी यही समझें कि एक ही वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकला तो 2 मीनिंग निकल गए। एक क्या था तो सलेस अलंकार। आगे देखिए क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। इसमें क्या होते हैं समझते हैं। पुनरुक्ति देखिए इसमें बतलाया गया है, जहाँ काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड 2 बार आता है लेकिन उसका अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है। यानी 2 बार आएगा लेकिन अर्थ क्या निकलेगा, एक ही अर्थ निकलेगा। उसी को बोला गया है क्या तो पुनरुक्ति अलंकार बोला गया है। यमक में क्या था कि 2 बार आता था 2 अर्थ निकलते थे, लेकिन इसमें क्या है कि 2 बार आएगा लेकिन अर्थ क्या निकलेगा तो एक ही अर्थ निकलेगा। देखिए यमक में क्या था, सजना 2 बार आया था तो 2 अर्थ निकला था, लेकिन यहाँ पे 2 बार आएंगे लेकिन अर्थ क्या निकलेंगे तो एक ही अर्थ निकलेंगे। देखिए समझते हैं कैसे एक ही अर्थ निकलेगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी का मतलब एक ही बार कभी न बोला गया है, 2 बार बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग तो एक ही निकला, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मधुर मधुर मेरे दिमक जले, यहाँ पे मधुर मधुर क्या धीरे धीरे बताया गया, यानी एक ही वर्ड यहाँ पे यानी एक ही मीनिंग निकल रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, यानी यहाँ भी क्या है तो करत करत क्या बतलाया गया है, एक ही यानी करत करत 2 बार यूज किया गया है लेकिन उनका मीनिंग क्या निकला तो एक ही बार निकला, यानी एक ही करत का यहाँ पे बतलाया गया है
यानी यह बतलाया गया है कि एक ही सेंटेंस में 2 बार एक वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, तो एक ही अर्थ होते हैं। ये पुनरुक्ति अलंकार। आगे देखते हैं आगे क्या है। वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या है, अगला है वक्रोक्ति। ये वक्रोक्ति क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। वक्रोक्ति यानी बिल्कुल क्या है, वक्र है, यानी टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं। जहाँ कविता में वक्ता द्वारा बोले जाने वाले कथन जानबूझकर अनर्थ निकाले हो, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार का यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बोलने वाला बोलता कुछ और है, लेकिन सुनने वाला क्या उसका अर्थ निकालता कुछ और है। यानी हम बोले कुछ और, लेकिन आप अर्थ उसका निकालें कुछ और। यानी बोलते हैं कि यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा बोलने का मतलब कुछ और था, लेकिन उन्होंने सुना सही, लेकिन उसका अर्थ निकाल दिया कुछ और। जैसे यहाँ पे राधा कृष्ण के यहाँ पे कुछ बात बतलाई गई है। यानी राधा जी कृष्ण जी से रुष्टे हुए थे, तो उसके बारे में कुछ यहाँ बतलाते हैं। कौन तुम, यानी राधा जी पूछती हैं कौन तुम, तो कृष्ण जी बोलते हैं घनश्याम हम। घनश्याम हम यानी घनश्याम का मतलब क्या, कृष्ण का ही नाम है घनश्याम, लेकिन राधा उनका क्या समझ लेती हैं कि बादल। घनश्याम हम, तो राधा जी समझती हैं कि बादल, बादल को हम नहीं जानते हैं। यानी उन्होंने घनश्याम का अर्थ क्या निकाला, तो बादल निकाला। यानी घनश्याम का अर्थ यहाँ पर उन्होंने बादल निकाल दिया। लेकिन जो कृष्ण जी क्या बोले थे, अपना नाम बतलाए थे कि हम कौन हैं, तो घनश्याम है। यानी यहाँ पे सुनने वाला क्या किया, तो उसका अर्थ अलग निकाल दिया। फिर बोलते हैं कौन द्वार पर, यानी राधा जी बोलते हैं कि द्वार पर कौन है। राधा मैं हरि, यानी कृष्ण बोलते हैं कि मैं हरि हूँ राधा। तो क्या बोलते हैं, यानी हरि का मतलब क्या समझती है वो, तो बानर समझती है। यानी हरि का अर्थ यहाँ पर उन्होंने क्या निकाला, यानी राधा जी ने हरि का अर्थ क्या निकाला, तो बानर निकाला। यानी यहाँ पे बिल्कुल सही था। हरि भी बोला गया है किससे, कृष्ण को बोला गया है। घनश्याम भी बोला गया है श्री कृष्ण को, लेकिन घनश्याम को राधा ने क्या अर्थ निकाला, तो बादल। और हरि का अर्थ क्या निकाला उन्होंने, तो बानर निकाला। यानी कह सकते हैं कि बोलने वाला का कथन सत्य है, लेकिन सुनता है वो भी सत्य सुनता है, लेकिन उन्होंने एक अलग अर्थ निकाल के उसको, यानी कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा निकाल दिया अर्थ। यानी घनश्याम को इन्होंने अर्थ क्या निकाल दिया था, बादल निकाल, बिल्कुल हम उसको विपरीत निकाल दिया। उनका नाम था घनश्याम, लेकिन उन्होंने क्या निकाला कृष्ण के मीनिंग का, यानी कृष्ण के अर्थ उन्होंने क्या निकाला, तो बादल निकाला। राधा मैं हरि, यानी हरि भी किनका नाम था, कृष्ण का नाम था, लेकिन राधा ने क्या उनको बनाया, तो बानर। यानी हरि का अर्थ क्या बतलाया उन्होंने, तो बानर। यानी इसी को बोला गया यहाँ पे क्या, तो वक्रोक्ति अलंकार, यानी जो वक्ता द्वारा बोले जाने वाले कथन को, यानी जो बोल रहा है उस कथन को जानबूझकर अलग से अर्थ जोड़ दिया जाता है। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, आप लोग देखे होंगे रियल लाइफ में भी। यानी बोलते कुछ और हैं, लेकिन लोग समझते कुछ और हैं। वो कौन सा अलंकार हुआ, तो वक्रोक्ति अलंकार हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, अर्धालंकार। यानी इतने क्या थे, तो शब्दालंकार के बारे में बतलाया गया। अब हम चलते हैं अर्धालंकार के बारे में। अर्धालंकार के भी कुछ पार्ट्स हैं, देखिए कौन कौन पार्ट्स हैं, कौन कौन के भेद हैं। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। इनके 6 पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में जानेंगे एक एक करके हम लोग, इसलिए वीडियो में बने रहें। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, उपमा अलंकार। समझते हैं उपमा अलंकार है क्या। जहाँ गुण की समानता के कारण 2 वस्तुओं की समानता देखी जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी ये बतलाया गया है कि गुण के आधार पे, गुण के कारण 2 वस्तुओं को इक्वल समझा जाता है। यानी 2 वस्तुओं की समानता को, इक्वलिटी को एक गुण के कारण बतलाया गया है। इसे बहुत अच्छा ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं, यानी कभी इसे पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है।
ट्रिक क्या है, देखिए ये ट्रिक इसका है। जिस सेंटेंस में अगर आपको ये दिख जाए सा से सी समान सरिस सम, ये बिल्कुल किसका होगा, तो उपमा अलंकार के ही वो सेंटेंस होंगे। आप देखिए एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए एक बार कौन कौन से वर्ड है उसमें, सा से सी समान सरिस सम। अगर ये आपको 6 वर्ड कहीं पे किसी भी सेंटेंस में अगर दिखने को मिल जाता है, उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। देखिए एग्जाम्पल, मुख चांद सा सुंदर। देखिए इसमें क्या है, मुख और चांद, यहाँ पे दो क्या है, दो वस्तु है, इनकी सुंदरता को बतलाया गया। यानी यहाँ पे गुण क्या है, सुंदर गुण है, जो मुख भी हो सकता है चांद भी हो सकता है। यानी यहाँ पे मुख और चांद दोनों की सुंदरता की बात बतलाई जा रही है। यानी मुख कैसा है, तो चांद सा सुंदर है। यानी मुख कैसा है, तो चंद्रमा की तरह सुंदर है। यहाँ पे सा आ गया ना, उपमा अलंकार इसमें है या नहीं है। यानी मुख को किसके जैसा बतलाया गया है, तो चांद की तरह बतलाया गया है। यानी यहाँ पे दो वस्तु क्या है, तो मुख और चांद है, लेकिन गुण उसमें क्या बतलाए गए हैं, तो सुंदरता की गुण को बतलाया गया है कि जैसा चांद सुंदर है उसी की तरह तुम्हारा मुख भी है। तो सा यहाँ पे आ गया, सा से समझ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार ही हो सकता है। आगे देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए क्या है, सरिस यहाँ पे आगे सरिस, इस सरिस भी क्या इसमें था उपमा में, यानी भी कौन सा हो गया, तो उपमा अलंकार भी हो गए। आगे समझते हैं हम लोग रूपक अलंकार। ये रूपक क्या होता है इसको भी समझते, इसमें भी एक ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, समझते चलिए। रूपक, जहाँ कविता में उपमेय और उपमान का भेद मिटा दिया जाए। देखिए उपमा उपमेय क्या होता है नीचे बतलाए हैं हम, देखिए आप लोग। यानी जिस कविता में उपमेय और उपमान का भेद मिटा दिया जाए तथा यह कह सकते हैं दोनों का एक अर्थ कर दिया जाए, वहाँ पे अलंकार जो होते हैं रूपक अलंकार होते हैं। यानी किसी भी काव्य में, किसी भी कविता में उपमेय होते हैं, उपमान होता है, दोनों के भेद को, दोनों का यानी जो वैल्यू होता है, दोनों को वैल्यू को मिटा दिया गया और दोनों को एक ही कर दिया जाता है, एक जैसा यूज किया जाता है, उस सेंटेंस बोला गया है क्या, तो रूपक अलंकार। देखिए इसके भी ट्रिक है कि जहाँ पे आपको एक चिन्ह मिल जाए, डैश जिसको योजक बोला जाता है, डैश जहाँ पे ही मिलता है आपको जिस सेंटेंस में, वो क्या होंगे, तो रूपक अलंकार होंगे। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस, मैया में तो चंद खिलौना ले हो। यानी बोल रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण, यानी मैया कि मैं क्या, तो चंद्रमा खिलौना, यानी चंद्र खिलौना। यानी यहाँ पे चंद्र और खिलौना ये दोनों क्या है, एक उपमेय है एक उपमान है, लेकिन दोनों को यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मिक्स कर दिया। यानी खिलौना क्या, तो चंद्रमा को खिलौना यहाँ पे बोला गया है कि मैं खिलौना कौन सा लूँगा, तो चंद्रमा ही लूँगा। यानी चंद्रमा यहाँ पे क्या है, तो उपमेय की है, और खिलौना क्या है, तो उपमान है। देखिए उपमेय उपमान में क्या डिफरेंट है, समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले। देखिए क्या है उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसका तुलना किया जाता है उसको बोलते हैं उपमेय बोलते हैं, और उपमान जिससे तुलना की जाए उसको उपमान बोला जाता है। यहाँ पे देखिए चंद्र क्या हो गया, चंद्र से तुलना किया जा रहा है कि खिलौना क्या लेना हमें है, तो चंद्र जैसा लेना है, तो चंद्र क्या हो गया यहाँ पे, उपमान हो गया, और खिलौना क्या हो गया, तो यहाँ पे उपमेय हो गया। यानी खिलौना की तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हो गया, चंद्र क्या हो गया, तो उपमान हो गया, और खिलौना क्या हो गया, तो उपमेय हो गया। इससे भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इससे आप लोग अच्छे तरीके से जाने कि उपमेय उपमान क्या होता है।
उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय बोलते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसको क्या बोलते हैं? तो उपमान बोलते हैं। यह दोनों में डिफरेंट है। तुलना तो होती है, तो तुलना होने के लिए दो वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक तुलना करने वाले, एक जिससे तुलना होती है उसकी। तो जिससे तुलना किया गया वो तुलना बल क्या हो गया? तो उपमान हो गया, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या हो गया? तो उपमेय हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए, उपमेय उसी को बोलेंगे जिसकी तुलना की जा रही है, यानी जिसकी तुलना हम कर रहे हैं। यानी खिलौना की तुलना किससे की जा रही है? तो चंद्रमा से की जा रही है। तो खिलौना क्या हो गया? खिलौना यहाँ पे किसका रूप है? तो उपमेय का हो गया। लेकिन खिलौना की तुलना किससे की जा रही है? तो चंद्र से की जा रही है। तो चंद्र क्या हो गया? तो उपमान हो गया। समझ में आ गया? आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और इसमें है। देखिए क्या है? चरण कमल बंदी हरिया, यानी चरण कमल, यानी कमल क्या है? दोनों को आपस में मिलाया दिया गया, यानी क्या है? तो चरण कैसा है? तो कमल की तरह है। यानी कमल की तुलना, यानी चरण की तुलना किससे की जा रही है? तो कमल से की जा रही है। और बीच में क्या है? हाइफन है ना, इसे आप पहचान सकते हैं। और दोनों क्या है? एक उपमेय है, एक उपमान है, लेकिन दोनों के यहाँ पे मिसलेनियस कर दिया गया है। यानी कमल और चरण दोनों के यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया है। बीच में आपको हाइफन देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कौन सा ही होगा अलंकार? बतला सकते हैं। देखिए, ऊपर में मैं बतलाया था कौन सा अलंकार है? तो रूपक। रूपक अलंकार में ही होता है कि बीच में क्या होते हैं? हाइफन होते हैं, और उपमेय उपमान दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग। उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार समझिए, जहाँ काव्य में यानी कविता में उपमेय उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा उपमेय के बारे में बतला दिया गया है। उपमान किसको बोलते हैं? उपमान बोलते हैं कि जिससे तुलना की जाए उसे बोला जाता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाए उसको बोलते हैं उपमेय। देखिए, इसका है बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी जिस सेंटेंस में ये आपको 6 वर्ड मिल जाए उससे आप बता सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या क्या वर्ड हैं? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, जनहु। ये 6 वर्ड हैं। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मुख मानो चंद्र है। क्या बतलाया गया? संभावना सेंटेंस में बतलाया था कि उपमान की संभावना की जाए। संभावना किया जा रहा है ना कि मुख किसके जैसा है? तो चंद्रमा। यानी मानो मुख कैसा है? तो चंद्र है। यानी यहाँ पे क्या है? तो संभावना बतलाई जा रही है कि मुख कैसा है? तो चंद्र की तरह है। मुख मानो चंद्र है, यानी मुख कैसा है? तो चंद्र है। और देखिए वर्ड बतलाया गया था 6 वर्ड, उस 6 वर्ड में से यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है। क्या? मानो। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यहाँ भी क्या आ गया? तो मानो आ गया। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ भी क्या? उपमा उपमान की संभावना, यानी बिल्कुल संभावना बतलाई जा रही है कि मान लो कि हवा की जोर से, यानी हवा की लहर से क्या हुआ? तो सागर जगा। ये क्या हुए? यानी आपको ए वर्ड याद कर लेना है कि मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। जिस सेंटेंस में अगर आपको देखने को मिल जाए वो कौन सा सेंटेंस होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का होगा। आगे चलिए, आगे क्या है देखिए। अगला है मानवीकरण अलंकार। इससे पार्ट्स ऑफ क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो में मैंने बतलाया था, जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। यानी जहाँ कविता में प्रकृति का चित्रण मानव की जीवन के रूप में किया जाए वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है।
यानी कहने का अर्थ ये है कि कविता के माध्यम से प्रकृति का चित्रण यानी मानव के जीवन से कर दिया, यानी नॉन लिविंग का जो गुण है वो लिविंग थिंग के गुण के साथ कंपेयर कर दिया जाता है, यानी सजीव के बारे में सजीव के गुण को निर्जीवों के गुण के बारे में बतलाया गया है। देखिए समझते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सभर के। अब सोचिए, जो मेघ मतलब क्या, बादल। बादल क्या, बनठन यानी सज संभल के आते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे बतलाया गया है कि जो मेघ हैं बनठन के सभर के आए हैं, यानी यहाँ पे बतलाया गया है कि जो बादल है एकदम बन ठन संभल के सज धज के आए हैं। तो ये सजते धजते कौन है, तो मानव सजते हैं, व्यक्ति सजते हैं, पर्सन सज धज करते हैं। तो उनके गुण को मेघ के साथ बतलाया गया है कि मेघ क्या हैं, तो बन ठन के आए हैं। आए महंत बसंत। देखिए बतलाया गया है कि जो बसंत है महकते हुए आ रहा है। अब बतलाए, महंत मतलब महकते हुए, महकना, यानी बसंत को बतलाया गया है क्या, वो महकते हुए। अब सोचिए महकने का काम बसंत को कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं ना है, क्या वो स्प्रे मार के आ रहा है, बसंत जो महक रहा है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे महंत का अर्थ क्या हुआ था, महकना, यानी बसंत को बोला गया है क्या, कि महकते हुए आ रहा है। यानी इसमें यही होता है कि मानव के गुण को, यानी प्रकृति का चित्रण मानव के गुणों के रूप में कर लिया जाता है, यानी मानव के गुण को प्रकृति के साथ मिला दिया जाता है। ये होते हैं मानवीकरण अलंकार। आगे देखते हैं अतिशोक्ति अलंकार। ये क्या होता है अतिशोक्ति, इसे बोला जाता है इंग्लिश में मैंने बतलाया था फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबले। हाइपरबले क्या था, यानी किसी भी बात को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोलना ही कहलाता है क्या, तो हाइपरबले कहलाता है, अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। समझते हैं। जहाँ कविता में किसी कथन का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। यानी किसी सेंटेंस में, किसी कविता में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं कि जो बिल्कुल असंभव है, उससे उस पोएम में संभव करके लाया गया है। यानी उस पोएम में किसका यूज किया गया है, तो अतिशोक्ति अलंकार का यूज किया गया है। अतिशोक्ति अलंकार ये इसी को बोलते हैं कि किसी भी वर्ड को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए पूरे लंका में आग हनुमान जी लगा दिए, लेकिन हनुमान जी की पूँछ में आग लगा ही नहीं। अब सोचिए संभव है, यानी पूरे की पूरे लंका है जो आग से ध्वस्त हो गया, लेकिन हनुमान जी का एक रोमा तक भी नहीं जला। ये संभव हो सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि हनुमान जी पूँछ में आग लगाए गए, लेकिन हनुमान जी की पूँछ में एक भी आग नहीं, यानी उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। पूरा लंका जल गया, पूरे निशाचर भाग गए, लेकिन उनको एक भी नुकसान नहीं हुआ। ये क्या है, तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। देखिए क्या सेंटेंस है। आगे नदियाँ, यानी बताया गया है नदी क्या है, तो बिल्कुल ऊपर क्या है, एकदम अब यानी पानी से भरा हुआ है, और घोड़ा को कैसे पार किया जा सकता है। राणा ने सोचा, यानी राणा ने सोचा कि हम कैसे पार करेंगे जब तक चेतक उस पार। अब देखिए घोड़ा कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा दौड़ने वाला होगा, छलांग मारने वाला होगा, तो क्या कभी नदी भी पार कर सकता है। लेकिन इसमें बतलाया गया चेतक राणा यानी महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था। तो सोच ही रहे थे कि हम कैसे पार करें, जब तक क्या हुआ, तो चेतक इस तरफ से उस तरफ पार कर गया। यानी घोड़ा के यहाँ पे बिल्कुल विशेषता बतलाई गई है कि घोड़ा इतना तेज था, इतना अच्छा था कि नदी को एक छलांग में पार कर गया। यानी सोचते रह गए, जब तक क्या हुआ कि घोड़ा इस पार से उस पार
चला गया, यानी क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला गया है घोड़ा के बारे में। घोड़ा इतना फुर्तीला था, इतना जंप करने वाला था कि नदी छलांग मार दिया, और भी बिल्कुल उनके सोचते सोचते भर में। ये क्या है, इसी को बोला गया है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला इसका क्या है, तो संदेह अलंकार। देखिए समझिए संदेह अलंकार में क्या है, बहुत अच्छा है संदेह अलंकार, समझ सकते हैं। संदेह मतलब क्या होता है, तो शक, बोलते हैं शक, यानी जहाँ कभी भी संदेह की स्थिति बनी रहे वहाँ पे संदेह अलंकार, यानी जिसको बोलते हैं डाउट। हमेशा डाउट होता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाए उसी को बोलते हैं संदेह। इसमें भी इसका ट्रिक क्या है कि जहाँ पे या लगा हुआ मिले आपको, यानी जिस सेंटेंस में अगर आपको या मिल जाता है तो या क्या है, तो संदेह अलंकार का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। समझिए एग्जाम्पल से, नारी बिच साड़ी, नारी बिच साड़ी, नारी ही की साड़ी या साड़ी ही की नारी, यानी बतलाया गया है नारी बिच साड़ी, साड़ी बिच नारी, नारी की साड़ी, साड़ी की नारी। यानी समझ में नहीं आ रहा है कि नारी साड़ी है कि साड़ी नारी है, एकदम बिल्कुल क्या है, तो यहाँ पे डाउटफुल हो गए। यानी इसी को क्या बोला गया है, तो संदेह अलंकार। यानी नारी है जो साड़ी है कि साड़ी है जो नारी है, कि नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, ये बिल्कुल क्या है, तो डाउटफुल है। और यहाँ पे या भी आ चुका है, ये क्या है, तो संदेह अलंकार। एक का एग्जाम्पल और है, मुख है या चंद्र है, यानी बतलाया गया है कि मुख है या चंद्र है, मुख है या चंद्र है, यानी चेहरा है या चंद्रमा है। यानी समझ में नहीं आ रहा है कुछ चेहरा है या चंद्रमा है, यहाँ पे या आ गया, यानी बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली है, डाउट में है, कुछ चेहरा है या चंद्रमा है, समझ में नहीं आ रहा है, डाउट में है, वो है बिल्कुल शक में है, बिल्कुल संदेह उनको हो रहा है, कुछ चंद्रमा भी हो सकता है, मुँह भी हो सकता है, यहाँ पे या आ चुका है। इसको क्या बोला गया है, तो संदेह अलंकार। आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग समझ सके, देख सकें, लाभ उठा सकें। अगला क्या है, तो उभया अलंकार, जो लास्ट में था, यानी अलंकार का जो थर्ड पार्ट था, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार होते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस के, किसी भी पोयम का कोई भी पार्ट है जिसमें दोनों तरीके से आ जाते हैं, उनको बोला गया उभया अलंकार। देखिए समझिए, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार हो उसे क्या बोला गया है, तो उभया अलंकार बोलते हैं, जिसमें दोनों के दोनों क्या हैं, तो कॉमन हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। चांद बना दुल्हा सा निकला, देखिए यहाँ पे सा आ गया, सा किसका था, तो उपमा अलंकार का था। तारों की बारात में आज जाओ परदेसी बालम आधी आधी रात में, देखिए अब आधी आधी रात में क्या है, तो पुनरोक्ति अलंकार है, यानी एक ही वर्ड को दो बार यूज किया गया, लेकिन अर्थ यहाँ पे क्या है, तो एक ही है। यहाँ पे क्या है, दुल्हा सा, चांद बना दुल्हा सा, यानी दुल्हा सा है, ये कौन सा अलंकार हुआ, तो उपमा अलंकार हुआ, ये पुनरुक्ति अलंकार हुआ, लेकिन सबके सब क्या हैं, तो एक ही में मिले हुए हैं। इससे क्या बोल सकते हैं, तो उभया अलंकार बोल सकते हैं, जिसमें अर्थ भी होते हैं और शब्द भी होते हैं, उसी को बोला गया है क्या, तो उभया अलंकार। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।